कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सारे बाण भाइयों ने चतुर्भाई की ओर ते राम। किसान भाइयों, पिछले दिनों देखा कि भाई मेले जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और 8, 9, 10 तारीख को जो है NDRI करनाल में मेला लगा था और आज उसका समापन था, और काफ़ी अच्छी जानकारियां जो है वहाँ मिली, देखने को मिली, और काफ़ी अच्छे अच्छे पशु जो है वो भी आ रहे थे। कुछ भाई गए भी होंगे और कुछ भाइयों ने देखा भी होगा कि जो पशु थे उनको सौंदर्य प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला, दूध में पुरस्कार मिला। एक भैंस ने तो जो HF नस्ल की भैंस थी, उस गाय थी, उसने 70 लीटर दूध दे के 70 लीटर 250 ग्राम दूध दे के और प्रथम स्थान प्राप्त करा। और भी कई अच्छी अच्छी मशीनरियाँ थी और कई तरह के जो और भी कई उपकरण भी आ रहे थे, कई कंपनियाँ भी आ रही थी, और कई तरह के भव्य मनोरंजन भी वहाँ था। तो आइए पहले सुनते हैं ये मेले में जो है हमने एक बातचीत करी, ये क्या कह रहे हैं भला। किसान भाइयों, आज हम हैं मेले में, कृषि मेला जो NDRI करनाल में लगा है। यहाँ पशुओं की जो प्रदर्शनी है वो भी लगाई गई और बहुत अच्छे अच्छे जो पशु हैं वो भी लाए गए। तो हम एक पशुपालक भाई हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ जी, आपका नाम? बलदेवा जी। कहाँ से आए हो आप? बरसाड़ू से जी। बरसाड़ू से। हाँ जी। ये जो पशु है आपके पास, ये कौन सी गाय है? ये जी स्टारफार है जी। स्टारफार। हाँ जी, स्टारफार का। और इसका दूध बहुत अच्छा जी, बड़ा शुद्ध दूध है जी इसका। कितना दूध दे रही है इसका? ये जी ये बछड़ी अब ब्यावेगी जी 2 महीने बाद जी। अच्छा। और कोई ब्यात आया पशु भी है आपके पास? ये अच्छा, देसी गाय। देसी गाय। तो भैया ये देसी गायें हैं इनके पास, जो थार पारकर है, और इसमें ये जो गाय है ये कितना दूध दे रही है इसमें? ये जी 12 किलो में जी, अब गम्मा पास हो रही जी। अरे बहुत इसकी चुवाई अच्छी है जी। अच्छा। दूध इसका बहुत सुंदर है जी। ठीक ठीक। तो क्या नाम बताया आपने? बलदेवा जी। बलदेवा जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। और कोई इनाम उनूम भी आया है? हाँ, आएगा जी, इनाम भी आएगा जी। इनाम आएगा? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये हमारे साथ कुछ और पशु भी हैं और हम इनसे, इनके पशुपालक भाई है जो, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो भाई साहब, आप कहाँ से? लजवाड़ा खुर्द, डिस्ट्रिक्ट जींद भाई। डिस्ट्रिक्ट जींद से। ये कौन सी नस्ल है आपके पास? ये मुरा नस्ल है और बजरंगी लजवाड़ा की जोटियाँ हैं। ओके। अपने पास है बजरंगी लजवाड़ा। अच्छा। बजरंगी लजवाड़ा अपना बोला है पूरे भारत का सबसे ऊंचा लंबा, और उसकी जोटियाँ है पहले दूसरे नंबर पाई। अच्छा अच्छा, ठीक। मैं ले। अच्छा। उसमें तो इसका दूध अब आपके पास कितना है? पहले ब्यात में 18.5 का था, 17 का था। 17 का पहले ब्यात में। अच्छा अच्छा। दूसरे ब्यात में 1 का 22+ था, एक दूसरे ब्याह होगी। तो जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे पशुपालक भाई, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? ये देना चाहूँगा भाई, बढ़िया नस्ल की भैंसें रखो और बढ़िया सीमा का चुनाव करो, और जिस बुल की जोटियाँ बढ़िया मिल्क पे आई हुई है उनका सीमन यूज करो। तो भाई साहब, आपके साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे पास एक और पशुपालक भाई हैं। सर, आपका नाम?
मेरा नाम राजवीर सिंह। कहाँ से? विलेज दादूपुर खुर्द, जिला करनाल। जिला करनाल। तो आपके पास ये कौन कौन सी गायें हैं? और जब मेला में जी? हाँ जी। मेला में मेरे पास 3 नस्ल की गाय हैं, साहिवाल, हरियाणा और HF। अच्छा जी। तो इनका कोई पुरस्कार भी आया है? हाँ जी, मेरी 3 गायें प्रथम आई हैं। अच्छा। साहिवाल नस्ल में प्रथम है और HF नस्ल में प्रथम है। अच्छा। हरियाणा नस्ल में प्रथम है जी। जो हमारे अभी किसान भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है जी भाई, ये गौ पालन का जो काम है जैसे हम करते हैं ऐसे और युवा भी करें तो देश में शुद्ध दूध तो पैदा हो गई, उनको स्वयं रोजगार और आत्मसम्मान उन लोगों को भी मिलेगा। और ये तो एक सहायक धंधे के रूप में भी जो हम इसको अपना सकें। सहायक धंधा भी है जी, और ये बेरोजगारी को हटाने का एक मेन साधन भी है। आपके पास और भी पशु हैं? मेरे पास घर पे कुल मिला के 90 पशु जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही देखा कैसे कि हमने वहाँ मेले में जो पशु थे उन पशुपालकों से हमने बातचीत करी और किस तरह से उन्होंने आजीविका का जो धंधा है वो अपना के, जो दूध उत्पादन का व्यवसाय है वो अपना के उन्होंने कैसे कैसे जो है अपने पशुओं को पाला है। और बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि हमारे जो नौजवान हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं। बाहर की तरफ जाना ये एक अपने आप में, जो कुछ भाई हैं जो कोई किसी देश में जा रहा है, कोई किसी देश में जा रहा है, लेकिन भाई अगर हम अपना ये देखें कि भाई जब बच्चों को हम इस तरह से भेज रहे हैं बाहर और इसमें बच्चे जो है कई जगह जाकर वो उनके साथ दुर्व्यवहार भी हो, बुरा व्यवहार भी हो, तो क्यों ना फिर हम अपना देश छोड़ के जावा भी हाँ और वहाँ भी फिर हमने कुछ नहीं मिल पाता, तो फिर क्यों ना हम अपने देश में ही ऐसे धंधे जो है, ऐसे सहायक धंधे हमारे पास बहुत हैं नौजवानों के लिए जो कि वो अपना काम कर सके हैं। एक अपने पैरों पर खड़ा हो सके, घर की मदद नहीं ले सकते, अपने पैरों पर खड़ा होकर और अपनी आजीविका का साधन जो है वो बना सके हैं। तो खैर ये तो रही बात मेले की, और भी मेले में हमने बातचीत करी, डायरेक्टर साहब से, निदेशक महोदय से भी बातचीत करी, और भी जो डॉक्टर साहिबान थे वहाँ उनसे बातचीत करी। और जैसा कि उन्होंने बताया कि भाई मेले का जो उद्देश्य है वो क्या है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे बाद में। अब बातचीत हम करें बीज बैंक। भाई बीज बैंक जो है वो हमारे सभी के जो भोजन के मूल में बीज है। गेहूँ वो भी बीज के रूप में, ज्वार वो भी बीज के रूप में, हम उन्हें पीस के आटा गूंद के फिर उसके बाद जो है हम अपनी पेट की जो भूख है वो मिटावें। लेकिन भाई दुनिया इसके बिना जो है, दुनिया में हम देख रहे हैं कि फिर भी भूखमरी रह जाएगी। पौधों की जो प्रजातियां हैं उसके मानचित्रण पे जो धरती है हमारी, लगभग 40,000 ज्ञात जो पौधों की प्रजातियां हैं, और इन प्रजातियों को हमने वैसे ही फेंक दिया। लेकिन ये जो है पोषण और पर्यावरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है, विविधता को बढ़ावा देने के लिए, जो हमेशा बदलती दुनिया के अनुकूल बनाने की जो शक्ति है वो रखें। और प्राथमिक कारण है कि बीज को संरक्षित करना क्यों ज़रूरी है, क्यों हमने अच्छा बीज चाहिए, क्यों हम उस अच्छे बीज से जो है और भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सके हैं। और प्रश्न तो यही है कि हमने बीज को संरक्षित करना क्यों ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिसके माध्यम से जो है बीज बैंक जो है बना है। एक बीज बैंक को इस तरह हम एक ऐसे जगह के रूप में जो है उसकी परिभाषित कर सके हैं कि जहाँ आनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए बीजों को संग्रहित किया जा सके, यानी कि उसमें जो उसके जो गुण हैं उनको हमने संरक्षित करके उनको एक जगह हमने रखना। और इसलिए जो है
यह एक प्रकार का जीन बैंक भी हम कह दे हैं। और कई हमने देखे हैं कि भाई पहले दाना जो है वो गेहूं का लाल होया करता, हमने विदेशों से मंगवाना पड़ा करता, लेकिन आज जो है हमारे खेतों में जो है जो सोना है वो बिखर रहा है। और सोना जो है अब पिछले दिनों थोड़ी सी बारिश के कारण जो है थोड़ा बीज बाज गया था, लेकिन अब बिल्कुल सही है। और मंडी जो है इस समय लदी पड़ी है सोने से, यानी कि पीला सोना जिसने कह दे गेहूँ। और इसमें जो है जिसने जीन बैंक कह दे हैं, बीजों को और उनके संरक्षण के बारे में एक बहुत बड़ा तथ्य ये है कि बीज जो है सैकड़ों या हजारों के लिए जो है वो बहुत से लोगों का पेट भर है। साल सबसे पुराना जो कार्बन 14 का जो बीज है जो व्यवहार्य खजूर में जो है ये पहले विकसित होया था। और इज़राइल ने ये हरदेश का जो महल था उसकी खुदाई में जो है ये बरामद करा था। और लगभग 2000 साल पुराना है यह बीज। और इसके अलावा कई पौधों की जो प्रजातियां हैं जो 1 सदी पहले उपयोग में थी और आज उतनी बार जो है वो नहीं उगाई जाती। आप जब भी हम कई बार आप देखो कि हम अपने खेत में जो है गेहूं अगर उगा रहे हैं या कोई भी बीज के लिए अगर हम कोई फसल ले रहे हैं, तो मान लीजिए हमने बीज जो है बीज के लिए भी हम कई बार कुछ भाग जो है अपने गेहूं का रख ले हैं, भाई ये बीज जो है वो अगले साल काम आएगा। लेकिन जब हम उसकी बुआई कर रहे हैं तो उस बुआई में उसकी उतनी उपज जो है वो हमने नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि उसमें जो संरक्षण था, बीज का जो संरक्षण था, उसमें जो जीन्स थे वो कम हो गए। इसलिए हम कई बार आपको भी ये सलाह दें कि भाई नया बीज आया है, हमने जो है नया बीज जो है NDRI से या पूसा से, वो जो है इस तरह के जो बीजों में जो जीन्स का अदला बदलाव करके और उनकी पैदावार में जो है बढ़ोतरी करके और उनमें जो है अच्छी तरह से जो ग्लूटीन की मात्रा है उसको भरपूर करके, ताकि ग्लूटीन जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमने मिल जाए और आटा जो है जो हमने मिलेगा वो पौष्टिक मिलेगा। तो इस प्रकार से जो बीज का भंडारण है और संरक्षण में जो है सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ये जानना है कि बीज बैंक में क्या हम संग्रहित किया जाए। लेकिन भाइयों इसका जो पालन है वो बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सैकड़ों सालों तक हमने जीवित रखना है इसको बीजों को। क्योंकि बीज जो है हम देखने लग रहे हैं कि भाई अगली बार जब भी हम वो जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी हमने भोजन जो है वो खिलाना है। अगर बीज ही नहीं होगा तो कई बार देखा है कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो बीज जो हमने बोया था वो मिट्टी में मिल जाए। तो इसलिए जब भी हम कोई ऐसा वो बीज का संरक्षण कर रहे हैं तो हम आगे आने वाली पीढ़ियों को हम मद्देनज़र रख के जो है वो रखते हैं। और अब मौसम जो है वो क्या कह रहा है, तो आइए सुनते हैं मौसम की जानकारी। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 47 और 10% रही। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, आने वाले दिनों में 14 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तापमान में बढ़ोतरी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। और साथ ही साथ 11 से 13 अप्रैल तक जिले में हवा की गति अधिक रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। हवा की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों,
जैसे कि हवा की गति अधिक रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। आपसे निवेदन है आप अपनी फसलों से संबंधित कार्य रोक लें। धन्यवाद। तो भैया ये तो रही मौसम की जानकारी, और आइए अब कल के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। कल है मंगलवार और कल है फ़ोन इन कार्यक्रम, और कल हमारे जो विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर राजन चौधरी रहेंगे, और वो बताएंगे कि बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल। आपके जो भी सवाल हैं आप हमारे स्टूडियो में फ़ोन करके वो पूछ सकें। इसके अलावा जो मौसम की जानकारी भी होगी, और किसान कॉल सेंटर के बारे में भी बातचीत होगी, और किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1551। और अब जो है बारी है आपके मनोरंजन की, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।
ताड्या है। तो भाई ये थे आस्था वर्मा और साथी। और अब जो है सुनते हैं एक संदेश। भारत का किसान अब जाग गया है, जिद करके आकाश भी वो नाप गया है। किसानों की आय दुगनी कर उनके जीवन स्तर को समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार आज किसानों को अनुकूल वातावरण, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं तत्काल उपलब्ध करा रहा है। अब कई किसान पारंपरिक खेती के अलावा खेती से जुड़े दूसरे सहयोगी कार्यों जैसे डेयरी, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन जैसे काम अपनाकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। एक ऐसे ही किसान हैं बक्सर बिहार के मनोज कुमार। साल 2016-17 में जिनकी कमाई लगभग 12.5 लाख थी। कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ हम गए, हम लोग को उसने परीक्षण दिया। तो हम लोग उस समय से जब हम लोग को ये लग गया कि नहीं अब हम लोग का हर समस्या का समाधान होगा, तो हमने उसको मधुमक्खी के बॉक्स को बढ़ाना चालू किया। उन्हें शुरू में शहद की बिक्री, पैकेजिंग और मधुमक्खियों के प्रवास के समय परिवहन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके बाद उन्होंने जिला नवाचार निधि के तहत मधुमक्खी प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की। आज उन्हें 26.5 लाख रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है। मनोज कुमार ने सरकार की नीतियों का लाभ लेकर अपनी मेहनत और लगन से न सिर्फ अपनी आय बढ़ाई बल्कि अपनी जिंदगी भी बदली। इसी तरह असम के किसान जिंटू सलोई को मशरूम और सुपारी की खेती से पहले 37,000 रुपए की वार्षिक आय होती थी। उन्हें खेती की वैज्ञानिक पद्धति और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2016 में पहले मशरूम का खेत किया था, कृषि विज्ञान केंद्र कामरूप से ट्रेनिंग लेके 10 आदमी से मैंने शुरुआत किया। उन लोगों का बिजनेस में देख रहा था, हर दिन उन लोगों को भी बेनिफिट मिल रहा है और मुझे भी उन लोगों का प्रोडक्ट सेल करके बेनिफिट मिल रहा है। आज मशरूम उत्पादन के लिए कौशल प्रशिक्षण से वो 2.5 लाख रुपए की वार्षिक कमाई कर रहे हैं। ये कहानियां मिसाल हैं बदलते भारत और समृद्ध होते किसानों की। इसी तरह ओडिशा के किसान सुदर्शन बेहेरा भी अपनी कमाई बढ़ाकर देश के किसानों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। 2021 भितर मु जेमिति कि मीठा मका चाष, तरकारी मका चाष, कैप्सिकम चाष आउ ता सहित मोर बॉयलर फार्म को आकु नवा भितर मोर 2021 रे 4,66,000 टंका मोर लाभ होइतिला। पश्चिम बंगाल के मेहनतकश किसान सनत नस्कर अपनी फसल, पशुधन और मछली पालन के काम से सालाना लगभग 50,000 रुपए की आमदनी ही कर पाते थे। उन्हें लंबे समय तक जल निकासी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में उन्होंने भूमि को नया आकार दिया, चौड़ी क्यारी, छिड़काव सिंचाई, पशु टीकाकरण का मंत्र अपनाया। আমরা এই যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার চাষে করেছি তাতে আমাদের বাৎসরিক যে ইনকাম তা আমরা 4 থেকে 5 গুণ বাড়িয়েছি। কিন্তু এখন আমরা বছরে প্রায় 2 লাখের আশপাশে আমরা ইনকাম করে থাকি। कृषि के जरिए अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का काम सिक्किम की किसान टीका खनाल ने भी किया है, जो मक्का, सब्जियों और पशुपालन से पहले 2.25 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त करती थीं और उन्हें उस दौरान गुणवत्ता वाले बीज और चारा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। प्रशिक्षण पाकर अब उनकी आय बढ़कर प्रतिवर्ष 7.5 लाख रुपए से अधिक हो गई है। गुमला झारखंड के किसान राबी ओरांव भी आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गए हैं। सबसे पहले मेरा आमदनी 80 से 85 हज़ार के लगभग था, लेकिन अभी का डेट में कृषि विज्ञान केंद्र गुमला के द्वारा प्रशिक्षण जब हमको मिला तब आधुनिक विधि से जब लाह का खेती कर रहे हैं और मिश्रित खेती कर रहे हैं तो मेरा आमदनी अभी का डेट में बढ़ करके
4 से 5 लाख रुपया वार्षिक हो रहा है। टपक सिंचाई योजना के तहत मुझे यंत्र मिला है, जिससे भी मैं सब्जी का खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। देश के किसानों की सफलता की ये कहानियां निश्चय ही एक नए और बेहतर कल के समय की गूंज है। धरती पर खिल रही उम्मीदों की फसल, आए बढ़ी उनकी और इरादे हैं अटल। भारत का किसान अब जाग गया है। तो भैया ये तो संदेश। और भाई सल्फ़र का हमारे फसलों में बहुत ज़्यादा योगदान है। सल्फ़र पौधों के 17 आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। फसलों की बढ़ोतरी और विकास के लिए इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। और भाई अब जो है कार्यक्रम का समय जो है समाप्त होने जा रहा है। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भाइयों, चतुर भाई ने दो इजाज़त, सब बाण भाइयों ने राम राम।